मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम भारत के संवैधानिक इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में हमने 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और उसके बाद फिर साइमन कमीशन की चर्चा की थी कि किस तरह से साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन का विरोध भारत में किया गया। जिस समय साइमन कमीशन का विरोध यहाँ चल रहा था, उसी समय ब्रिटेन में जो भारत सचिव हुआ करते थे उस समय, लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि आप में विद्वत्ता है तो आप अपने विभिन्न जो आपके संप्रदाय हैं, विभिन्न जो दल हैं, अन्य लोगों के साथ आप अपना संपर्क करके, आप लोगों के साथ तालमेल स्थापित करके आप अपना अलग से एक भारतीय संविधान का निर्माण करके दिखाएं। ये एक चुनौती उन्होंने भारतीयों को दी थी। वस्तुतः बात ये भी थी कि साइमन कमीशन ने ये भी बात कही थी कि भारतीयों को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सौंपी जाए, क्योंकि भारतीयों में इतनी विद्वत्ता है नहीं कि वो किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। और जब भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया तो लॉर्ड बर्कनहेड ने भी इस तरह की चुनौती भारतीयों को दे दी कि आप में विद्वत्ता है तो आप अपना भारतीय संविधान का निर्माण करके दिखाएं। कांग्रेस ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और कांग्रेस ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई 28 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया और उसके बाद 19 मई 1928 को बंबई में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाया गया और इन बैठकों में निर्णय ये लिया गया कि हम भारतीय संविधान के निर्माण के लिए तैयार हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू को इसका जिम्मा सौंपा गया और पंडित मोतीलाल नेहरू से कहा गया कि आप जल्द से जल्द जुलाई 1928 से पहले आप एक भारतीय संविधान का निर्माण करके और प्रस्तुत करें। तो ये 10 अगस्त 1928 को ही, आप समझिए कितनी जल्दी पंडित मोतीलाल नेहरू चूँकि जो है इस पूरी कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए उनके नाम पर ही जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया और उन्होंने 10 अगस्त 1928 को इतनी जल्दी ही अपनी एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर दी थी और इस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और इस रिपोर्ट के जो मुख्य प्रावधान थे, उन प्रावधानों में सबसे पहले उन्होंने औपनिवेशिक शासन की मांग की, जो कि एक बहुत बड़ी भूल थी और उनके स्वयं के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को खारिज कर दिया था। पहले ही उनकी जो सिफारिश थी कि भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन का दर्जा दिया जाए, कॉलोनियल रूल का दर्जा वो मांग रहे थे। अब कॉलोनियल रूल क्या था, औपनिवेशिक शासन किसको कहते थे? देखिए, औपनिवेशिक शासन का मतलब ये था कि मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि औपनिवेशिक शासन वो शासन होगा जिस शासन में शासन का प्रमुख तो कौन होगा, तो ब्रिटेन की महारानी ही होंगी, लेकिन शासन करने का अधिकार हमें दिया जाएगा। अर्थात जो शासन प्रमुख होगा वो ब्रिटिश क्राउन होगा और हमारे यहाँ हमारे देश का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा और वो यहाँ पर जो है वो शासन व्यवस्था को चलाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और उन्होंने कहा कि हमें कोई ब्रिटिश राज प्रमुख नहीं चाहिए और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति जो है हमारे ऊपर औपचारिक रूप से ही क्यों ना, हमारे ऊपर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी औपचारिक ब्रिटिश प्रधान की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें औपनिवेशिक शासन नहीं चाहिए। तो स्वयं उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस जो प्रावधान था इसको जो है उन्होंने इसका विरोध किया। दूसरा, उन्होंने कहा पंडित मोतीलाल नेहरू ने केंद्र में जो है एक पूर्ण उत्तरदायी शासन हो। वही बात थी कि औपनिवेशिक शासन होगा लेकिन केंद्र में जो है पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा जो कि भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि प्रांतीय स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार प्राप्त हो। मौलिक अधिकार तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जाहिर सी बात है कि कोई भी देश तभी स्वतंत्र माना जाएगा जब उनके नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो है मौलिक अधिकारों की बात की थी, साथ ही साथ जो है प्रांतीय स्वतंत्रता की बात की थी कि प्रांत जो है वो भी स्वतंत्र हो और उन्हें भी निर्णय लेने के अधिकार हो। तो ये प्रांतीय स्वतंत्रता की बात जो उन्होंने कहा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात जो है अलग अलग कई सारी समितियों में जो है कही जाती रही। देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए। उनका ये मानना था कि जो केंद्र होगा
उस केंद्र के अंतर्गत ही अलग अलग इकाइयाँ हों। इकाइयों से तात्पर्य है जो प्रांत हों या रियासतें हों, वो सब जो है उस केंद्र के अंतर्गत आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान इस पूरे नेहरू रिपोर्ट में जो है कहा गया है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। देखिए, हमने ये बात की थी 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था और मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो दी गई थी। 1919 में इसका दायरा बढ़ाकर सिखों तक कर दिया गया था और 1935 के अधिनियम में तो और भी इसका दायरा बढ़ाया गया, एंग्लो इंडियंस वगैरह को भी इसमें शामिल किया गया। उससे पहले नेहरू रिपोर्ट ने यह कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लेकर आया जाए। अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत रखा गया था तो इसका तात्पर्य क्या था कि जो भी मुस्लिम होंगे वो उनका चुनाव केवल और केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही होगा। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश जो है वो पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो भाषा के अनुसार प्रांतों के पुनर्गठन की बात उन्होंने कही। साथ ही साथ सिंध को बम्बई से अलग करके एक नया प्रांत बनाने की बात की गई। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में वही शासन व्यवस्था जो अन्य प्रांतों में है। इस समय जब नेहरू रिपोर्ट अस्तित्व में आया, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, मैंने पहले ही बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट का विरोध इसी आधार पर किया था कि उन्हें औपनिवेशिक शासन के बजाय वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया और इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगें जो है वो रखी थी। यहाँ पर हम देखें तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपनी घोषणा के अनुसार उन्होंने जो है ये कहा कि जब 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, उसी लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कही थी और लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा उस दिन हम अपना प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने की बात उन्होंने कही थी और ये वादा उन्होंने पूरा भी किया। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारतीय झंडा फहराया था। अभी हम तिरंगे की बात नहीं करेंगे क्योंकि तिरंगा बहुत बाद में अस्तित्व में आया था। उस समय जो भारतीय झंडा था उसको जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया और वहाँ 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा वो मनाया गया। और यही कारण है कि हमारा भारतीय संविधान यद्यपि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसी 26 जनवरी की याद में जो 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था, उसी की याद में हमने अपने संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये नेहरू रिपोर्ट की बात हुई। नेहरू रिपोर्ट के बाद बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम की। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 के बाद नेहरू रिपोर्ट के पश्चात जो संवैधानिक गतिरोध था वो संवैधानिक गतिरोध बना रहा। उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे और लॉर्ड इरविन ने 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन की व्यवस्था की थी। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लॉर्ड इरविन को कहा कि आप जो है गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करें और भारतीयों को इसमें शामिल करें। 1930 में भारत की ओर से किसी ने भी इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन जो है वो ब्रिटेन में किया गया था। 1931 में महात्मा गांधी ने इस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और 1932 में जो है वो गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब ये गोलमेज सम्मेलन जो हुए, इन गोलमेज सम्मेलनों में भी किसी भी तरह का कोई नतीजा नहीं निकल सका, क्योंकि ये जो गोलमेज सम्मेलन थे, इन गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक गतिरोध इसलिए बना रहा क्योंकि अंग्रेज सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी का ये कहना था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के बजाय हम संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की ओर बढ़ें। साथ ही साथ कुछ अन्य संवैधानिक गतिरोध को दूर किया जाए, लेकिन इन विषयों पर अंग्रेजों ने किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की और इसीलिए
ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के असफल रहने के पश्चात किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में उस समय किस तरह का कोई कदम आगे बढ़ाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। 1934 को महात्मा गांधी ने मौन वर्ष के रूप में मनाया। आगे चलकर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई प्रश्न बनते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम इस मायने में महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये अधिनियम अभी तक का सबसे लंबा और जटिल अधिनियम था। इस अधिनियम में हम अगर देखें तो कुल मिलाकर 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। और हमारा भारतीय संविधान, जो वर्तमान हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में भी सबसे ज़्यादा प्रावधान हमने इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए। हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियमों के प्रावधानों में से बहुत सारे प्रावधान हमने वर्तमान संविधान में लिए। हम देखिए कौन कौन से प्रावधान जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में किए गए। देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम की जो मुख्य कमी थी वो ये थी कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था, इसमें कोई प्रियम्बल नहीं था। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाए। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था। और ये भी कहा गया कि अखिल भारतीय संघ में क्या हो, तो कहा गया कि अखिल भारतीय संघ, इसमें ब्रिटिश भारतीय राज्य और ब्रिटिश भारतीय राज्य के साथ साथ देशी रियासतें जो है वो भी शामिल होंगी। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य, इन दोनों को शामिल करने के बाद कहा गया कि देशी रियासतें जो है वो भी शामिल होंगी। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि संघ में जो भी राज्य शामिल होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करेगा। अर्थात ये राज्यों के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो संघ में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। यदि भारत के 50 राज्य इसमें शामिल होने का निर्णय ले लें तो भारत एक संघ बन सकता है। हालांकि ये सारे प्रावधान जो है वो लागू हो ही नहीं सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है वो पूर्णतः कभी लागू हो ही नहीं पाया। और यही कारण है कि 1919 से लेकर 1947 तक भारत 1919 के अधिनियम के तहत ही शासित होता रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि 1935 के कुछ प्रावधानों को भारत में लागू किया गया। 1935 का एक प्रावधान जिसे भारत में लागू किया गया वो था प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। देखिए 1919 में मैंने आपको बताया था कि 1919 के बाद शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों, संरक्षित, आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांट लिया गया था। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और ये कहा गया कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया जाए। हालांकि ये प्रावधान लागू हुआ नहीं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया जाए, इसके साथ ही एक प्रावधान ये भी किया गया कि चूंकि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है तो प्रांतों को अतिरिक्त स्वायत्तता दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑटोनॉमी दी जाए। ये बात जो है वो यहाँ पर कही गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की बात जो है इसमें कही गई, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया जाए। अब मैंने आपको बताया कि चूंकि अभी तक तो ये हो रहा था कि प्रांतों के जो विषय हुआ करते थे द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतों पे के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को था। लेकिन अब इसमें यह कहा गया कि भाई प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए, अर्थात प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो प्रांतों को दिया जाए। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का जो आत्यांतिक अधिकार है वो प्रांतों को दिया जाए। ये बात जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कही गई। इसके साथ ही वर्तमान संविधान में जो हम देखते हैं कि वर्तमान संविधान में विभिन्न विषयों को केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। ये पूरा प्रावधान अगर आप देखें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में आपको दिखाई देगा। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और इकाइयों के बीच से क्या तात्पर्य है, तो केंद्र और जो अलग अलग ब्रिटिश भारतीय राज्य हैं या अन्य प्रांत हैं या देशी रियासतें, उनके बीच जो है वो विषयों का विभाजन किया गया। संघ सूची जिसमें 59 विषय हुआ करते थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय और संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय। तो आज भी यदि हम देखें तो हमारे जो विषय हैं
वो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में विभाजित किया गया। अवशिष्ट शक्तियां उस समय जो है गवर्नर जनरल या वायसराय को जो है वो प्रदान कर दी गई थी। लेकिन ये व्यवस्था, अभी मैंने आपको बताया कि 1935 का भारत शासन अधिनियम पूर्णतः चूंकि लागू ही नहीं हो पाया था, तो इसलिए ये व्यवस्था भी जो है वो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, और ये एक ऐसा प्रावधान था जिसे भारत में लागू किया गया। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त 7 न्यायाधीश जो है वो हुआ करते थे। पहले इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है वो मॉरिस क्लेयर थे। हमारे यहाँ भारत में 1937 में जो है वो ये न्यायालय गठित भी हुआ। इस तरह से अगर हम देखें तो न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान था उसको भारत में लागू किया गया, और मॉरिस क्लेयर जो थे वो इस संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया। उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा, ये नॉमेनक्लेचर जो है वो हमारे विधानमंडल के लिए जो है किया गया। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों को शामिल किया गया। ये सबसे खराब प्रावधान था, क्योंकि 1909 के अधिनियम में हमारे भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे, और उस सांप्रदायिकता के बीज को पुष्पित पल्लवित करने का काम 1919 के अधिनियम में किया गया, और इसको एक बड़ा वृक्ष बनाने का काम 1935 के भारत शासन अधिनियम में करने का प्रयास किया गया। और इस पूरे जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको और आगे विस्तृत करते हुए उसे एंग्लो इंडियंस, ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों तक इसको जो है वो विस्तारित करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये प्रावधान जो है वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश यहाँ पर जो है पूरी की गई कि किसी भी तरह से भारत में भारतीय लोगों के बीच जो है वो फूट डालकर और ज़्यादा शासन करने की कोशिश की जाए। साइमन कमीशन ने ये रिपोर्ट दी थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए। तो बर्मा को भारत से अलग करने संबंधी जो प्रावधान था उसको 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो है वो इसको किया गया, और 1937 में ही 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 में जो है इसको लागू भी कर दिया गया था। 1958 के द्वारा जो भारत परिषद स्थापित किया गया था उसको यहाँ पर जो है समाप्त करने की घोषणा की गई। साथ ही साथ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो है रिजर्व बैंक संबंधी प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, और भारत में एक रिजर्व बैंक जो है वो स्थापित किया गया। साथ ही भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, आप देखें यहाँ तो संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान जो है वो भी यहाँ किया गया। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में भी अगर हम देखें तो जो संघ लोक सेवा आयोग वगैरह हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हैं, इनकी जड़ें कहीं ना कहीं हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम, उससे पहले जो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वहाँ तक जो है इसकी जड़ें दिखाई देती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो RBI का गठन, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, ये सारी चीज़ें जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के कई प्रावधान जो है वो यहाँ भारत में लागू हुए ही नहीं, केवल कुछ प्रावधानों को ही यहाँ पर भारत में लागू किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। तो ये बातें जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में थी। आगे हम इसी संवैधानिक भारत के संवैधानिक इतिहास को आगे बढ़ाएंगे, और हम देखेंगे कि संविधान के निर्माण की मांग कहाँ से शुरू हुई थी, किस तरह से संविधान के निर्माण की मांग की गई, आगे चलकर कैसे कैसे फिर जो है संविधान का निर्माण हुआ। अभी हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम 1937 में प्रांतीय जो चुनाव हुए थे उस समय विधानसभाओं के, उनकी बात करेंगे। उसके बाद क्लिफ मिशन, फिर कैबिनेट मिशन, इस तरह से धीरे धीरे करके हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिल पाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।